को पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी। यार अगर तुम शादीशुदा नहीं होती ना, अभी इसी वक्त यहीं इसी टेबल पे तुमसे शादी करता। यार आज की क्या कहती है उसको? पुलाव है। आज का पुलाव ऑसम, आई लव इट। आज का पुलाव आतिफ, क्या मैं रोज खाना बदमजा बनाती हूँ? मेरी जान, मेरा मतलब है कि पुलाव मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ का पसंद है और मिठाई भी। अल्फी आराम से खिलाइएगा, कल वाली बदतमीजी नहीं। खाओ ना, मैं खाओ ना। अरे यार तुम्हारा शौहर आगे रखता है मुझे। आतिफ, शादी को हमारे साल हो चुका है, जाइए। मोहम्मद आतिफ तुम ही हो? अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। तुम्हें फुरकान हुसैन के कत्ल में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। भाईजान कौन फुरकान? मैं किसी फुरकान को जानता भी नहीं हूँ सर। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, ले चलो उसको। ओ भाई क्या हो गया? आप शर्ट छोड़े पहले। आप ऐसी थोड़ी ले आओगे यार। क्या इन्होंने मुझे बताया तो सही आप लोग। जी बुजुर्गो, सर आतिफ शरीफ आदमी, आपको यकीनन गलतफहमी हुई। कब से जानते हैं आप उसको? ये पिछले महीने किराए पर आया जनाब। इस एक महीने में आपकी उससे कितनी मुलाकातें हुई हैं? 2, 4, 6? और आप कह रहे हो वो शरीफ आदमी है। आपको पता है उसने एक बंदे को मर्डर किया है। सीधा सीधा 302 का केस बनता ही है। मुझे उनसे मुलाकात तो करनी थी आप लोग, प्लीज। अभी हमने खाना ही शुरू किया था कि आप लोग उन्हें। और बीबी ये थाना है, थाना। और आप कह रही हैं कि आपके शौहर को मैं नहारी रोटी खिलाऊं यहाँ पे? वो ब्लड प्रेशर के मरीज है, मुझे दवाई देनी है, खुदा के लिए मुझे उनसे मिलने दे। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करें और जाएं, मुझे भी राउंड पे जाना है। फुरकान से तेरी क्या दुश्मनी थी? मैं किसी फुरकान को नहीं जानता भाई। दिखने में तू इतना सख्त जान लगता तो नहीं। देख आतिफ, अब तक जो तेरी मार पड़ी है ना, वो सिर्फ एक टेलर था, टेलर। कसम खाता हूँ मैं किसी फुरकान को नहीं जानता भाई। तारिक, इसकी खूब अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करो। एक शरीफ आदमी आतिफ पे बहुत तशद्दुद हो रहा है, मुझे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है उससे। आपको पुलिस वालों ने कुछ तो बताया होगा कि फुरकान कौन था, उसका कत्ल कब कहाँ हुआ? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो बस यही कह रहे हैं कि अपना गुनाह कबूल कर ले। वो कैसे अपना गुनाह कबूल कर ले जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? उन्होंने कभी कोई काकरोच नहीं मारा, वो इंसान को मारा। आपकी या आपके हस्बैंड की किसी से कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं मैडम, कोई दुश्मनी नहीं। मैं उनकी बेगम के अलावा उनकी कजन भी हूँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। मैं सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके दोस्तों को भी जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा चलें, रोए नहीं, करते हैं कुछ। 4 अप्रैल को 13D के इलाके में फुरकान हुसैनी नामी शख्स को आपके क्लाइंट आतिफ ने गोली मार के हलाक कर दिया। देखिए जी, मेरे क्लाइंट का तो कहना है कि वो तो फुरकान नामी किसी शख्स को जानता ही नहीं है। आपने आतिफ और फुरकान के दरमियान क्या लिंक निकाला है? उसकी वाइफ सोफिया ने भी आतिफ पे शक किया है। आपने खुद भी तो इन्वेस्टिगेशन की होगी, क्या सुराग निकाला? जी, मुझे तफ्तीश करते हुए सारी ज़िंदगी गुजर गई है। आई एम 100% श्योर ये कत्ल आतिफ ने किया है। कोई सबूत भी तो होगा ना आपके पास? जी, बहुत सारे सबूत हैं और मुझे जो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें आतिफ नज़र आ रहा है। कुछ एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे इंस्पेक्टर साहब? सॉरी, एविडेंस तो मैं अदालत में पेश करूँगा। अच्छा, मैं आतिफ से तो मिल सकती हूँ ना? अब आप आई हैं तो आपको कौन मना कर सकता है? जाए मिलने। चलें। मकतूल की बीवी सोफिया ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई है। तुम सोफिया को जानते हो? हाँ, मेरी एक यूनिवर्सिटी की फ्रेंड का नाम सोफिया है। मैरिड है वो? हाँ। कहाँ रहती है? गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल 13D? हाँ। इसी एड्रेस पर फुरकान का कत्ल हुआ। कब मिले हो तुम आखिरी बार सोफिया को?
आतिफ, तुम्हारे हाथ में शादी की 2 लकीरें। क्या ये? वाह, ये इजाजत है या इतला? बहुत खुश हो रहे तुम, मुझसे बातें नहीं करनी चाहिए। सुन लो ना, किसका फोन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना नहीं? खोजू? सूफिया बोल रही हो ना? एक रिक्वेस्ट है तुमसे। कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। 5 साल बाद एक दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ, वो भी ज़रूरत की वजह से। जरूरत? तुम्हें शायद मालूम ना हो, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। कैसी बीमारी बताओ? मुझे ब्रेन ट्यूमर है। वेरी गुड सूफिया। चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हें मजाक की कितनी आदत है। कम ऑन यार। अब तुम बड़ी हो गई हो के? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। इस बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन सूफिया, अच्छा कितनी रकम की ज़रूरत है तुम्हें? उस रात मैं सारे दोस्तों, रिश्तेदारों को फ़ोन करता रहा, लेकिन किसी ने 25,000 की भी हामी नहीं भरी। जब आपको पता था कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता तो आप साफ इनकार कर देते। एक अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे मना करते हुए। वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, हमने 4 साल साथ गुजारा है, और दोस्ती तो दोस्त के काम आता है ना। मैं अपनी दोस्त के किसी भी काम नहीं आ पा रहा था बस। मिले थे फिर तुम उसको? जी, मैंने सोचा मुझे सूफिया से मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया है। वो एक आसूदा हाल घर की लड़की थी, उसके शौहर का भी अच्छा बिजनेस था, लेकिन जब मैं उसके घर गया, मैं बेल बजाता ही रहा, कोई आया ही नहीं। किस तरह से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अगर इस जहन्नम से नहीं निकला तो बहुत जल्द मर जाऊंगा। इतने घिनौने इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार किया है। सोचते हैं कुछ, करती हूँ मैं कुछ, घबराओ नहीं तुम। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में कत्ल की कुल 10,556 वारदातें हुई। इनमें सूबे पंजाब में कत्ल की 5,083, सूबे सिंध में 2,277, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2,527, सूबे बलूचिस्तान में 399, इस्लामाबाद में 100, शुमारी इलाका जात में 59 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 104 वारदातें दर्ज हुई। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इकबाल हुसैन इस मुकदमे की कार्रवाई के आगाज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। माय लॉर्ड, ये जो एक मासूम सूरत शख्स इस कटहरे के पीछे खड़ा है, दर हकीकत ये एक इंसान का कातिल है। 4 अप्रैल की सपहर फुरकान हुसैन अपने घर पे अकेला था और मकतूल की बेगम मुद्दई सूफिया हुसैन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। जब वो घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ। फुरकान, फुरकान, हेलो हेलो पुलिस, मेरे घर में मेरे शौहर को किसी ने मार दिया है। फुरकान, फुरकान, ये चेक करो। ये लो, तेल में डालो। जी बीबी, आपने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया था? क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। कौन मार सकता है यार? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आतिफ अली का इस कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट ही हैज बीन ट्रैप्ड।
सर, आतिफ अली का फुरकान हुसैन से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और जब कोई ताल्लुक ही नहीं था तो दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। योर ऑनर, मैं मुद्दई सोफिया से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है। आप आतिफ अली को जानती हैं? बदकिस्मती से ये मेरे यूनिवर्सिटी में दोस्त थे। आपके शौहर भी आतिफ को जानते थे? जी, मेरे हस्बैंड बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। मेरे दोस्तों से भी उनका बहुत दोस्ताना रवैया रहा हमेशा। आपके शौहर का नाम क्या था? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? फुरकान के कत्ल का केस लड़ रही हैं आप, और आपको उनका नाम तक नहीं पता? अगर फुरकान आपका शौहर था तो फिर अरमान कौन था? अरमान? कौन अरमान? मैं किसी अरमान को नहीं जानती। मिस आमना, क्या आपको सूफिया साहिबा का निकाहनामा दिखाया जाए? इनकी शादी आज से 5 साल पहले फुरकान हुसैन नाम के शख्स से ही हुई थी। ये मुअम्मा भी हल हो जाएगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, तो आपने अपने दोस्तों को यही बताया था कि आपके मंगेतर का नाम अरमान है। ये आपने क्या अरमान की रट लगा दी है? मैं किसी अरमान को नहीं जानती। ये कैसे सवालात हो रहे हैं मुझसे यहाँ पर? चलें, रहने दें अभी इस बात को। आप मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? एक औरत का सुहाग उजड़ गया और आप ऐसी औरत से सवालात कर रही हैं कि वो कैसी होगी? नहीं, मैं इस तरह से बात नहीं कर रही थी। मैं असल में आपकी ब्रेन ट्यूमर के हवाले से पूछ रही थी। आपकी बीमारी कैसी है? ब्रेन ट्यूमर? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। आपको किसने कहा? बीबी, अगर आपको बीमारी नहीं है तो फिर आपने आतिफ को फोन कर करके मैसेजेस पे अपनी बीमारी के इलाज के लिए 1.5 लाख कर्ज की क्यों फरमाइश की थी? मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। और ये आतिफ, ये कंगला, इसके पास तो खुद 5,000 भी नहीं होंगे। ये क्या मुझे पैसे देगा? और मुझे पैसों की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? फुरकान का अपना इतना अच्छा बिजनेस है। बल्कि सच तो ये है कि आतिफ ने फुरकान से 1.5 लाख का कर्जा लिया हुआ था, और कत्ल से 4 दिन पहले फुरकान ने आतिफ को कॉल भी की थी कर्ज की रकम वापस लेने के लिए। यार आतिफ, तुमने कल का वादा किया था और कल भी गुजर गया। फुरकान भाई, मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, आप मुझे थोड़ा सा मौका तो देना, मैं दे दूंगा यार, भागा तो नहीं जा रहा हूँ ना कहीं। यार भागे हुए तो 1.5 साल से हो तुम, सोफिया के फ्रेंड हो। मैंने तो यही सोचकर तुम पर एतबार किया था। यार अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोफिया के फ्रेंड इसलिए दे दिया था, मतलब आपको मुझ पर एतबार नहीं था? यार बस यही तो गलती हो गई ना। देखो आतिफ, मेरे पास भी कानून का ख़जाना नहीं है। मुझे एक एलसी खुलवानी है, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है। भाई मैं आपको 600 बार यही बात कह चुका हूँ कि आप मुझे ज़रा सा टाइम दें। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ यार, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ला के दूंगा आपको? यार वापस नहीं कर सकते थे तो फिर लिए क्यों थे? अजीब चीटर आदमी हो यार तुम। फुरकान भाई एक मिनट, ये आप कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आपका मखरूज ज़रूर समझ गया ना, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते हैं मुझे यार। अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो वापस कर दो ना पैसे। गैरतमंद लोग भूखे मर जाते हैं लेकिन कभी कर्ज नहीं लेते। अच्छा, यानी आप मुझे बेगैरत कह रहे हैं? मैं बेगैरत हूँ? अगर मैं बेगैरत होता ना तो साफ मुंह कर जाता। आप क्या कर लेते यार? कोई सबूत है आपके पास कि मैंने आपसे उधार लिया है? यार ये तो मेरी शराफत है कि आपके घर पे आके आपसे बोल रहा हूँ दे दूंगा भाई, और आप एक बोले जा रहे हैं यार। देखो, शराफत इसी में है कि 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मुझे घी टेढ़ी उंगलियों से भी निकालना आता है। ओह, अब आप धमकियां दे रहे हैं मुझे? बड़ा शरीफ आदमी समझ रहा था मैं आपको, गलती से। शरीफ तो मैं भी तुम्हें समझता था। 3 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे वापस नहीं हुए तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह बैंक वाले रिकवरी करते हैं ना, उसी तरह मेरे बंदे रात के 2 बजे तुम्हारे घर पर आएंगे और पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत का फालूदा निकाल देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन। अच्छा, बात सुनो, अब 3 दिन में ना खुद ही पैसे निकलवा लेना, देख लूंगा मैं भी। खुदा हाफिज। फुरकान ने शायद आतिफ पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था। आतिफ ने इसलिए रिएक्ट किया और मेरे शौहर को घर में घुसकर शूट कर दिया। कोई पूछे आतिफ से, इसको मेरे शौहर को मार के क्या मिला? मुझे बेवा करके तुम्हें क्या मिला आतिफ? ये मुझसे बात करता, मैं इसे मोहलत दिला देती। मैं खुद फुरकान से बात करती। कर्ज की रकम भी तो मैंने ही तुम्हें दिलवाई थी ना, तो मोहलत भी दिला सकती थी। क्यों नहीं की तुमने मुझसे बात? क्यों मार दिया मेरे शौहर को? बीबी, हो सकता है कि आपने जो कुछ बताया है उसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन मसला यह है कि कानून ठोस सबूत मांगता है।
आपके पास कोई ठोस सबूत है कि आतिफ ने फुरकान से कर्जा लिया था? सबूत है मेरे सामने, ये आपके क्लाइंट की रिसीविंग, जिससे साबित होता है कि उसने कर्जा लिया था। आतिफ तुम भी देख लो, क्या ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है? सर ये दस्तखत तो मेरे, लेकिन मैं तो किसी फुरकान नामी आदमी को जानता भी नहीं, तो मैं कर्जा क्यों लूंगा सर? ये दस्तखत भी तुम्हारे हैं और तुमने कर्जा भी लिया है। माय लॉर्ड, ये ओरिजिनल रिसीप्ट है। सर, इस रसीद को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाए। ऐसी जाली रसीदें बनाना सर कौन सा डिफिकल्ट काम है? और सोफिया, आपकी सिर्फ ये गवाही दे देना काफ़ी नहीं है कि आपके मुबैना हस्बैंड फुरकान ने अपने मुबैना कर्जे की वापसी के लिए आतिफ पर दबाव डाला और आतिफ ने उसको शूट कर दिया। ठोस सबूत है माय लॉर्ड। मिसेस फुरकान, आप प्लीज तशरीफ रखिए। योर ऑनर, वो आला कत्ल जिससे फुरकान हुसैन का कत्ल किया गया, यानी वो पिस्टल, अभी तक बरामद हुआ ही नहीं। ये हमारी पुलिस की इनएफिशिएंसी है और मैं समझता हूं कि इनकी इस सुस्ती और नाअहली की वजह से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए। ये सही आबिद राठौर, यस सर। आला कत्ल अभी तक बरामद क्यों नहीं हुआ? सर, पुलिस की तलाश जारी है, इंशाल्लाह आला कत्ल भी बरामद हो जाएगा। कत्ल के केस में आला कत्ल को बरामद करना लाजिम होता है। यस सर। जी इकबाल साहब, आप अपने दलाइल जारी रखिए। मिलॉर्ड, बहुत से ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिससे इस पूरे क्राइम सीन में आतिफ अली की मौजूदगी साबित होती है, जैसे कि फुरकान हुसैन के मेन गेट पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स आतिफ अली के प्रिंट से मैच कर गए। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट आतिफ ये बात पहले ही बता चुका है कि वो 4 अप्रैल की दोपहर 4 बजे सोफिया के घर सोफिया को मिलने गया था। उसने कॉल बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने बहुत देर तक दस्तक दी दरवाजे पर, ये सोच के कि शायद कॉल बेल ख़राब है, कॉल बेल की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और इम्पॉर्टेंट बात यही है सर कि दरवाज़ा बंद रहा, और वो इसलिए बंद रहा क्योंकि तब तक किसी ने अंदर फुरकान को कत्ल कर दिया था और मेरा क्लाइंट बंद दरवाजे से ही वापस आ गया। अगर वो बंद दरवाजे से वापस आ गया तो लाश के पास पड़े हुए उस पेपर वेट पे इसकी उंगली के निशानात कैसे मिल गए? मेरे पास इसका सबूत मौजूद है योर ऑनर। ये वो प्रिंट्स हैं जो पेपर वेट से मिले हैं और वो इसके प्रिंट से मैच कर चुके हैं। योर ऑनर, इसके अलावा एक और प्रूफ भी है, मुलजिम का शनाख्ती कार्ड जो लाश के पास से पुलिस को बरामद हुआ, जिसमें मकतूल के खून के धब्बे साफ नुमा हैं। सर मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। सर, मेरा शनाख्ती कार्ड 3 महीने पहले खो गया था मुझसे। ओह, तो मिस्टर आतिफ, क्या आपने अपने गुमशुदा शनाख्ती कार्ड की FIR कटवाई? क्या आपने एटलीस्ट दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई किया? कोई सबूत है आपके पास? सर, मसरूफियत की वजह से मैं नहीं बनवा सका। झूठ पे झूठ, बहाने पे बहाना, कितना बचोगे तुम मिस्टर आतिफ अली? योर ऑनर, ये कहानी भी कुछ मानने वाली नहीं लगती कि एक इंसान कत्ल करने जाए और वहां पर लाश के पास अपना शनाख्ती कार्ड छोड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं माय लॉर्ड, तो पुलिस को आतिफ अली का शनाख्ती कार्ड कैसे मिला? और सिर्फ यही नहीं, अगर आप फुरकान हुसैन और आतिफ अली का मोबाइल रिकॉर्ड चेक करें तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते में दर्जनों बार इन दोनों ने आपस में बात की। इसके अलावा जो टेक्स्ट मैसेजेस हमें रिकॉर्ड में मिले हैं, उसमें भी ये बात साफ जाहिर है कि मुलजिम आतिफ अली फुरकान हुसैन से टाइम मांग रहा है। इसके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे और ये बहानेबाजियां कर रहा था। मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें लिखा है कि आई एम सॉरी, मनी नॉट अरेंज्ड, गिव मी मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी किस्म के मैसेज हैं सर। योर ऑनर, आतिफ को सोफिया के फ़ोन आते थे, ना कि किसी फुरकान नामी आदमी के। और वकील साहब, आप जिन मैसेजेस की बात कर रहे हैं वो मैसेजेस आतिफ ने सोफिया के मैसेजेस के जवाब में भेजे हैं। और बात रही कर्जे की, तो सोफिया पैसे मांग रही थी आतिफ से। माय लॉर्ड, ये मिस सूफिया का नहीं बल्कि फुरकान का ही नंबर है।
मकतूल की जेब से मिलने वाली सिम का यही नंबर है और सारी कन्वर्सेशन इन दोनों नंबर्स के दरमियान ही हुई है। मैं एक चश्मदीद गवाह तारिक को बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। सर मेरा नाम तारिक है और मैं एक स्टेट एजेंट हूँ। मेरी स्टेट एजेंसी फुरकान साहब के घर के बिल्कुल सामने है। मैं जब अपनी स्टेट एजेंसी में बैठता हूँ तो फुरकान साहब का मकान मुझे साफ नज़र आता है। 4 अप्रैल को इस आदमी को मैंने फुरकान साहब के घर में जाते हुए देखा। क्या आप आतिफ अली को पहले से जानते थे? नहीं मैम, इनका तो मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि इनका नाम आतिफ है, और क्योंकि इससे पहले ही मैंने इनको कई बार फुरकान साहब के घर में जाते हुए देखा है। और उस दिन मैंने देखा कि ये काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। उस दिन इन्होंने अपनी गाड़ी फुरकान साहब के गेट पे खड़ी करी और डैशबोर्ड में से कोई चीज़ निकाल के अपनी शर्ट में छुपाई। अब मैं कुछ फासले पे था इसलिए मुझे क्लियर नज़र नहीं आ सका कि इन्होंने क्या चीज़ छुपाई है। अब मुझे एहसास होता है कि इन्होंने पिस्टल ही छुपाई होगी और फिर ये फुरकान साहब के घर में दाखिल हो गए। अच्छा, उस दिन फुरकान साहब के घर का मेन गेट खुला हुआ था? नहीं, ये बाकायदा आए हैं, इन्होंने कॉल बेल दी है, फुरकान साहब बाहर निकले हैं, ये फुरकान साहब के साथ अंदर गए हैं, उसके बाद तकरीबन कोई आधे घंटे बाद ये बाहर निकले हैं और चले गए। अच्छा, फुरकान साहब को तो शूट करके मारा गया है, क्या आपको गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी थी? आवाज़ तो मुझे आई थी, लेकिन आजकल की सिचुएशन और हालात ऐसे हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और फिर सूरत हाल के मुताबिक फायर की आवाज़ एक कॉमन सी चीज़ है, मैं तवज्जो नहीं दी, और वैसे भी मैं पटाखे और फायर की आवाज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं कर पाता। आप सोफिया को कब से जानते हैं? मिस्टर और मिसेस फुरकान को ये मकान 5 साल पहले मैंने ही दिलवाया था। मैं सामना कोई और सवाल पूछेंगे आप? नो थैंक यू योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को ट्रैप किया जा रहा है। देखिए मैं सामना, मैंने तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं। क्या आपके पास अपने क्लाइंट के दिफा के लिए कोई सॉलिड एविडेंस है? सर, मैं एक बार फिर यही कहूँगी कि मेरे क्लाइंट को ट्रैप किया जा रहा है। जो झूठ है वो सच बना के दिखाया जा रहा है, और सच क्या है उसको जानने के लिए कुछ खोज लगाने के लिए वक्त दरकार है। मुझे अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए सर थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, आपको 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान में कर्ज के बदले में जायदाद गिरवी रखने का मुआहिदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 59 के तहत किया जाता है और उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। मुआहिदे में जायदाद गिरवी रखने वाले के साथ साथ 2 गवाहों के दस्तखत होना भी जरूरी है। शेरोज, तुम्हें क्या लग रहा है कि आतिफ और उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रहे हैं या सच बोल रहे हैं? मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है आतिफ थाने में जिस तरह कस्में खा रहा था, आतिफ की वाइफ आपके सामने आके बात कर रही थी, ये दोनों सच्चे हैं। आई हैव माई डाउट्स। अच्छा, एक चीज़ चेक हो सकती है, ये जो सेल फोन फुरकान की पॉकेट में से मिला था, जिस नंबर पर फुरकान और आतिफ की कॉन्वर्सेशंस होती रही हैं, ये मालूम करवा सकते हो तुम कि ये सिम रजिस्टर्ड किसके नाम पे है? हाँ मैडम, चेक हो सकता है। मेरे कॉन्टेक्ट्स दूर दूर तक हैं, मैं पता करके बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, ये नंबर नोट कीजिएगा। ये किसी अननोन आदमी के नाम पे। हाँ जी, आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो तो कभी भी मेरा नहीं रहा। लेकिन ये नंबर तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। हैरत है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, क्या मैं आपका शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर। ये मेरा एंट्री कार्ड है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड या कॉपी कभी किसी को दी है? हाँ, एक्चुअली मैं वर्कशॉप के साथ साथ गाड़ियों की ख़रीद फरोख्त का काम भी करता हूँ और इस सिलसिले में सेकंड पार्टी को मुझे देना पड़ती है। बहुत सारे लोगों को दिए मैंने। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप फुरकान हुसैन नामी शख्स को जानते हैं? फुरकान हुसैन 13 डी का रिहायशी। 13 डी का, ओ यस, मुझे याद है। मैंने एक दफ़ा 1 साल पहले की बात है, मैंने उससे एक करोला गाड़ी ख़रीदी थी, 95 मॉडल की।
अच्छा, और कोई ज़रूरी बात? मुझे याद नहीं पड़ रहा कोई और। ठीक है अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा कीमती वक्त लिया मैंने, उसके लिए सॉरी। आप चाहे तो पीते जाएं। नहीं शुक्रिया, थैंक्स। देखिए, हमारा सोफिया और उसके शौहर फुरकान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस मामलात में हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है? वैसे आपको हमारा घर दिखाया किसने? सोफिया के मोहल्ले वालों ने बताया था कि उसका मैका इस तरफ है। मैं इस मामले में और कुछ नहीं बोलना चाहता और प्लीज़ हमें इस मामलात से दूर रखिए। नहीं साहब, आपकी जवान बहन बेवा हो गई है, आप नहीं चाहते कि उनके कातिलों का पता चले? लेकिन आप क्या मालूम करना चाहते हैं? तुम चुप बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा है ना कि उन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये कार्ड रखें, आपको फुरकान के कत्ल के बारे में कुछ भी बात करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जी जी, मैं पहचान गई आपको। ठीक जी, मैं तो खुद यही चाह रही थी कि सच बात तक पहुंचा जा सके। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल, हाँ जी, नहीं, अगर आतिफ वाकई में गिल्टी है तो आप यकीन करें कि मैं खुद भी उसका दिफा नहीं करूंगी। राइट, जी जी जी, मैं चेंबर में हूँ जी। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैडम, नई डेवलपमेंट, आला कत्ल दरियाफ्त हो गया। गुड। उस बैंगलो के पीछे जो गटर है वहाँ से भंगी को पिस्टल मिली, वो उसने करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। गुड शो। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, आला कत्ल यानी वो पिस्टल मिल गई है जिससे फुरकान हुसैन को कत्ल किया गया था। सर, मैं चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आबिद राठौर को अदालत में बुलवाया जाए ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमें तफसील दे सकें। इजाज़त है। जी ऑफिसर, आप बताएंगे अदालत को इन्वेस्टिगेशन किस तरह से रही? योर ऑनर, उस पिस्तौल के सीरियल नंबर से मैंने दुकान का पता लगाया और दौरान तफ्तीश दुकानदार ने मुझे ये बताया कि फुरकान हुसैन नामी शख्स ने ये पिस्तौल उससे 3 माह पहले ख़रीदी है और दुकानदार ने मुझे ये भी कहा कि फुरकान हुसैन की शनाख्ती कार्ड उसके पास थी जो उसने मुझे दी, वो मैंने एविडेंस के तौर पे अपने पास रख ली। योर ऑनर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, फुरकान हुसैन की बॉडी से जो गोली मिली है वही पिस्तौल की गोली है। योर ऑनर, उस पिस्तौल में 4 गोलियां बाकी थी जबकि 2 गोलियां फुरकान की बॉडी से मिली हैं। यानी कि ऑफिसर, पिस्टल में बाकी जो बुलेट्स थी और जो फुरकान की डेड बॉडी में से गोलियां मिली हैं वो एग्जैक्ट मैच हैं। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मकतूल अपनी ही पिस्तौल से मारा गया। ऑफ कोर्स। मिस आमना, क्या अब आप ये कहानी बनाएंगी कि फुरकान हुसैन ने खुदकुशी की है? नहीं वकील साहब, कहानी बिल्कुल भी ये नहीं बनाई जा रही। फुरकान का कत्ल ही हुआ है लेकिन कातिल आतिफ नहीं, कोई और है। योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि जब आतिफ और फुरकान का पैसों पे झगड़ा हुआ हो तो फुरकान अपनी पिस्टल निकाल के ले आया हो और आतिफ अली ने उस पर काबू पाके उसी की पिस्तौल से उसका मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद पिस्तौल नाले में फेंक दिया। मफरूजे होने को तो कुछ भी हो सकता है वकील साहब। देखिए मिस आमना, आप ये भूल रही हैं कि इस सारे मर्डर सीन में आपके क्लाइंट की मौजूदगी ही साबित होती है। आईडी कार्ड, मोबाइल रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सब चीजें आपके क्लाइंट के अगेंस्ट जा रही हैं। ये मुहिम्मा भी हल हो जाएगा। योर ऑनर, मैं इस वक्त अदालत में एक ऐसी खातून को पेश करना चाहती हूँ जो इस केस के हवाले से बहुत कुछ जानती हैं। मैं शाइस्ता को कटहरे में बुलवाना चाहूँगी। इजाज़त है। जी शाइस्ता, आप अदालत को बताएंगी कि आपका सोफिया से क्या ताल्लुक है? सर, मेरा नाम शाइस्ता नईम है, मैं सोफिया की भाभी हूँ। मेरे शौहर अपनी बहन सोफिया से नाराज़ हैं और इससे ताल्लुक़ तोड़ चुके हैं। फिर बाद में मैंने मिस आमना से कांटेक्ट किया और जो कुछ मुझे सच लगा वो मैंने इनको बता दिया। शाइस्ता, आप ये बताएंगी कि सोफिया की अपने भाई यानी आपके हस्बैंड के साथ किस बात पर नाराज़गी थी? मैडम, वो एक बहुत आज़ाद ख्याल लड़की थी और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, जबकि उसके भाई अपनी पसंद की उसकी शादी करना चाहते थे। और जो लड़का उसने अपने लिए पसंद किया था वो तो फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था।
अच्छा ये बताइएगा कि आपने बताया कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, क्या कभी आपसे भी उसने मदद मांगी पैसों की? सोफिया हमेशा माली मसाइल का शिकार ही रहती थी और नईम अक्सर उसकी मदद किया करते थे। अच्छा ये बताइएगा कि क्या इस बात के अलावा कि वो कभी कभी आपसे माली मदद ले लेती थी और उसने अपनी पसंद की शादी की थी, इसके अलावा भी कोई लड़ाई झगड़े और नाराज़गी की वजह थी? जी हमें पता चला था कि एक स्टेट एजेंट तारिक उसके घर में आना जाना शुरू हो गया था और ज़्यादातर वो फुरकान की गैर मौजूदगी में ही आता था। बज़ाहिर तो तारिक सूफिया का भाई बना हुआ था, लेकिन हमें पता था कि भाई की आड़ में क्या हो रहा है। नईम ने सोफिया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफिया ने नईम के साथ बदतमीजी की और फुरकान भाई ने भी सोफिया की ही साइड ली, क्योंकि इस बेगैरत और निखट्टू इंसान को तारिक की शक्ल में एक पार्टी नजर आ रही है। योर ऑनर, इस सारी राम कहानी और इन सारी इररिलेवेंट बातों का इस केस से क्या था? वकील साहब ये बात भी अभी पता चल जाएगी, इनको बात तो मुकम्मल करने दें। जी शाइस्ता। फुरकान ने अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए तारिक से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, इस शर्त पे कि वो 6 महीने के अंदर उसे 3 किस्तों में अदा कर देगा। फुरकान ने अपने घर के कागजात भी तारिक के पास रहन रखवा दिए थे और कर्ज की कुछ रकम अदा करने के लिए उसने अपनी गाड़ी भी बेची थी। पैसों के मामले को लेकर फुरकान और तारिक का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। जब आप लोगों ने सोफिया से ताल्लुक खत्म कर लिया था तो आपको सब बातें कैसे मालूम? सोफिया कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी और वो बहुत परेशान थी और उसने मदद की फरियाद की थी। नहीं भाई, मेरी कुछ मदद करें। अगर हमने तारिक को पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरा घर भेज देगा। क्या हमने तुम्हें कहा था कि तुम उस नाहल आदमी से शादी करो? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और तुम्हें यहाँ आते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? और वो स्टेट एजेंट, लैंड माफिया का गुंडा, वो तुम्हारे घर में घंटों क्या करता रहता है? पूरे मोहल्ले में थू-थू हो रही है। तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये सब इल्जाम है मुझ पर भाई। आप यकीन करें, सब कुछ नहीं है। आप लोग मेरी अम्मी से बात तो कराइए। अम्मी हैदराबाद गई हैं खाला जान के पास, और वैसे भी उनके पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो चूड़ियाँ ही तो बची हैं, वो भी बिकवा दो। और मैं भी कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। भाई 3 लाख तो हम पे कर चुके हैं गाड़ी बेच के, सिर्फ 7 लाख की तो बात है। 7 लाख? मैंने कभी 7 लाख एक साथ देखे नहीं है। अच्छा जितने होते हैं उतने तो कर देना भाई। मेरे पास तो तुम्हारे लिए 10,000 भी नहीं है, और उस नाहिल फुरकान के लिए तो मेरे पास बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। पहले भी वो किसी सूदखोर के चक्कर में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से वो मामला निपटाया, अब वो फिर इस चक्कर में फंस गया। मुझे माफ करो भाई, आपको अपनी बहन पर जरा तरस नहीं आ रहा? फुरकान को छोड़ो, उससे खुला ले लो, घर आ जाओ। मुझे तुम्हारी 2 रोटियां भारी नहीं पड़ेंगी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बस भाभी कहीं ना। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के मुताबिक सन 2012 में अब तक अमेरिका में कत्ल की 12,996, बरतानिया में 722, जनूबी अफ्रीका में 15,940, हिंदुस्तान में 40,752 और पाकिस्तान में 13,860 वारदातें दर्ज हो चुकी हैं। आमना साहिबा, इस सारी कहानी से क्या साबित होता है? स्टेट एजेंट तारिक और फुरकान हुसैन के रकम का तनाज़ा एक और मामला भी तो हो सकता है, लेकिन जहां तक फुरकान हुसैन के कत्ल का ताल्लुक है तो सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस आपके क्लाइंट आतिफ अली के खिलाफ ही जाते हैं। इस सारी बात से एक बात वाज़ेह होती है वकील साहब कि जिस वक्त आतिफ सोफिया को मिलने उसके घर गया और उसने दरवाजे की बेल बजाई, दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और वो बंद दरवाजे से जिस वक्त वापस जा रहा था योर ऑनर, एन उसी वक्त बंद कमरे में फुरकान और तारिक के दरमियान पैसों के ऊपर लड़ाई हो रही थी और उसी लड़ाई झगड़े में पिस्तौल निकल आई। पिस्तौल थी तो फुरकान की, लेकिन चलाई तारिक ने फुरकान के ऊपर। जज साहब, गोली मैंने नहीं चलाई, मैंने कत्ल नहीं किया जज साहब, सूफिया ने गोली चलाई है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं चलाई गोली। मैं सब कुछ सच-सच बताने के लिए तैयार हूँ जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मिस्टर तारिक और मिसेस सूफिया, आप दोनों फुरकान के कत्ल के इल्जाम में नामजद किए जाते हैं। अदालत का काम ही इंसाफ देना होता है। बहरहाल आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब,
उसी दिन उसी वक्त मेरा रकम के तनाज़े पर फुरकान से झगड़ा हो गया था और बात इतनी बिगड़ गई कि हम दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए थे और इसने सूफिया ने वहाँ पिस्तौल निकाल लिया जज साहब। छोड़ दो। निशान कमाल है तुम्हारा। हाँ ये कौन आ गया? आतिफ कौन है ये? मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है। मैंने उससे अपनी बीमारी का कह के 2 लाख रुपए मांगे थे। ओके कूल डाउन कूल डाउन। इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको जाने दो। फरकान को ना तुमने मारा है और ना ही मैंने मारा है। इसको तुम्हारे इस दोस्त आतिफ ने पकड़ दिया। अब तुम मेरी बात को गौर से सुनो। वो चला गया। फरकान को ना ही तुमने मारा है और ना ही मैंने मारा है। और फिर तुमने और सोफिया ने आतिफ को ट्रैप किया और उसको झूठे कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस किया। तो सोफिया तुम अब अपना जुर्म कबूल करती हो? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं तो तारिक को भी सिर्फ डरा रही थी। मैं किसी को शूट नहीं करना चाहती थी। झूठ बोल रही हैं आप, बल्कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, ये ना तो एक्सीडेंटल डेथ है और ना ही कत्ले खता। इसमें लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ क्राइम नजर आते हैं। अदालत में गलत बयानी, फॉल्स टेस्टिमनी, प्लांटेड एविडेंस, फोर्जरी। सर, बात फिंगरप्रिंट्स की चली तो ये बात तो तय है कि जब आतिफ सोफिया के घर गया और दरवाजे पे कई बार नॉक किया तो दरवाजे पर से फिंगरप्रिंट्स तो मिलते हैं, लेकिन घर के अंदर से ड्राइंग रूम में से पेपर वेट जिसके ऊपर आतिफ के फिंगरप्रिंट्स, इस पर मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैंने सोचा कि पेपर वेट या तो घर के स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पर पाया जाता है या किसी दफ्तर की मेज पर। ड्राइंग रूम में एक पेपर वेट का क्या काम? ये सोचकर मैंने शहरोज को आतिफ के दफ्तर भेजा। आतिफ के दफ्तर में विजिटर्स बुक जब चेक की गई तो शहरोज को पता चला कि मोहतरमा 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे आतिफ के ऑफिस में गई, उसके केबिन में उसका इंतजार करने के बहाने, क्योंकि आतिफ ऑफिस 9 बजे से पहले नहीं आते थे और वेट करने का तो एक बहाना था। सोफिया ने तलाशी ली, आतिफ के डेस्क से पेपर वेट उठाया, उसको टिश्यू पेपर में रैप किया और अपने बैग में रख लिया। उसके अलावा फाइल कैबिनेट्स में से एक फाइल में से उसको वो आईडी कार्ड भी मिल गया जो कि आतिफ ने सोचा था कि शायद गुम हो गया है। इसी तरह योर ऑनर, बाकायदा प्लानिंग से 2 अप्रैल को ये ऑब्जेक्ट्स उठाए गए और बतौर एविडेंस 4 अप्रैल को लाश के पास रख दिए गए। और योर ऑनर, अजीम मोटर मैकेनिक के आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी पर एक सिम रजिस्टर करवाई गई और ये सिम भी फ्रॉड के लिए इस्तेमाल की गई। इससे ये मैसेजेस करती थी आतिफ को और फ़ोन कॉल्स करती थी और बाद में यही सिम सेल फोन में डालकर वो सेल फोन डेड बॉडी की जेब में डाल दिया गया, ये दिखाने को कि ये फ़ोन फुरकान का है। सर, किसी और के आईडी कार्ड पर इशू की गई सिम इस बात के लिए इस्तेमाल की गई थी कि अगर आतिफ सोफिया को पैसे दे देता है तो बाद में वो ये बात प्रूव ना कर सके कि ये सारी कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड वगैरह जो था वो इसके टेलीफोन से था, वो एक अननोन नंबर की सिम पर था। और इसके अलावा सर, हमारे पास फोरेंसिक डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी है जो ये बात बताता है कि जो 1.5 लाख की रसीद पेश की गई वो भी फोर्ज थी, उस पर सिग्नेचर्स भी जाली थे और वो कागज़ और उस पर इस्तेमाल की गई स्याही भी 1.5 साल पुरानी नहीं बल्कि नई थी। इन तमाम शवाहिद से ये बात क्लियर होती है योर ऑनर दैट दिस वाज अ प्लान्ड मर्डर और मेरा क्लाइंट आतिफ इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ही वाज अ विक्टिम एंड ही वाज ट्रैप्ड। इस सारे केस में योर ऑनर अभी भी एक बात रहेगी जो मेरे लिए अनसॉल्व्ड है। सोफिया, आप ये बताएंगी कि
आखिर अरमान कौन था? जी, फुरकान का प्यार का नाम मैंने ही अरमान रखा था। चाहे आतिफ हो या मेरी यूनिवर्सिटी के और फ्रेंड्स, सबको मेरे मंगेतर का नाम अरमान ही पता था। मैंने किसी को भी उनका असली नाम नहीं बताया था। That's all, Your Honor. तमाम तर सबूत और शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है फुरकान हुसैन का कत्ल एक प्री प्लान मर्डर था। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम तारिक को ज़ेर दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और मुल्जिमा सोफिया जो इस कत्ल में उनके साथ बराबर की शरीक है उनको उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। आतिफ अली इस केस में बेगुनाह साबित हुए हैं, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। The court is dismissed. कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2002 में कराची में पेश आया था। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बावजूद रद्दोबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।